आज हम ज्योग्राफी में अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे तो आपके सेमेस्टर के सिलेबस में जो ये टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में, और परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको समझिए और पढ़िए आराम से। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने का वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, भूगोलवेत्ताओं ने प्रयास किया, लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो गहराई है, पृथ्वी का जो क्रॉड है, केंद्र है, वो बहुत गहरा है। 6378 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या है और इतनी गहराई पर जाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यानी इतनी गहराई पर कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी भूगोलवेत्ता जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसलिए पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करना यहाँ तक बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी कुछ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधनों की सहायता से हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने की कोशिश की थी, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने या वैज्ञानिकों ने। तो कौन कौन से वो आंतरिक संरचना को जानने के साधन हैं, तो एक बार हम उनको देखते हैं कि पृथ्वी को आंतरिक संरचना की जानने के कौन कौन से साधन हैं। आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, बांटकर एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, या फिर प्राकृतिक और अप्राकृतिक में भी बांट सकते हैं। जैसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक साधनों के अंदर अगर हम देखें, जो पृथ्वी के जानकारी के साधन हैं, उनके अंदर हम पाते हैं ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंप आदि। प्राकृतिक साधन वो है जो नेचुरल हमारी पृथ्वी की जानकारी के साधन बने हुए हैं, जिनमें ज्वालामुखी और उल्कापिंड तो प्रत्यक्ष साधन में भी आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा आता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा आता है और ये लावा धरातल पर आकर जमता है, और इस लावा के अध्ययन से हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है या पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से निर्मित है। इसी प्रकार से जो भूकंपीय तरंगें हैं, ये भी एक प्राकृतिक साधन है। भूकंपीय तरंगें जो PSL जो है, वो तरंगें जब संचालित होती हैं, गति करती हैं आंतरिक भाग में और कंपन होता है, तो उससे भी हमें पृथ्वी की, क्योंकि इन तरंगों की विशेषताएं अलग अलग हैं, जो तरंग हैं इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। कोई तरंग P तरंग जो है वो सभी प्रकार के पदार्थों में ऊपर गति करती है, जो ठोस है, तरल है, अद्रक है, गैस है। और अगर हम गैस को देखें तो ये ठोस में ही गति करती है, बाकी में नहीं करती। तो इन तरंगों के माध्यम से और आकाश से गिरने वाले जो उल्कापिंड हैं, वैसे तो बहुत कम ही उल्कापिंड होते हैं जो इस तरीके से पृथ्वी पर आकर पहुंचते हैं, ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर एरिज़ोना में उल्कापिंड गिरा था, उसके अध्ययन से भी हमको पता चलता है कि हमारी पृथ्वी में क्या मटेरियल हो सकता है या किससे पृथ्वी निर्मित है, क्योंकि उल्कापिंड भी उसी सौर परिवार का सदस्य है जिस सौर परिवार की हमारी पृथ्वी है। इसके अलावा अगर हम अप्राकृतिक साधनों में देखें, तो अप्राकृतिक साधनों में हम पाते हैं तापमान, घनत्व और दबाव। तापमान, घनत्व और दबाव
ये अप्राकृतिक साधन है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम इन तीनों ही स्थितियों को देखते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर घनत्व भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर तीनों में वृद्धि होती है। यानी कि अगर हम देखें कि पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, इंटीरियर पार्ट में जाओगे, उसके आंतरिक भाग में जाओगे, तो आप देखते हैं कि तापमान, घनत्व और दबाव तीनों ही जो तत्व हैं तीनों में वृद्धि होती है। तापमान में जो सामान्य ताप वृद्धि दर है इसकी वो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, घनत्व भी बढ़ता चला जाता है और दबाव भी बढ़ता चला जाता है। घनत्व की स्थिति जैसे कि आप पृथ्वी के ऊपरी पार्ट में अगर देखोगे तो कहीं 2.9 तक घनत्व है, मध्य में 5.5 और नीचे जाने पर 11 से लेकर के 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक जो घनत्व बढ़ जाता है। दबाव की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो ऊपरी जो परतें हैं वो निचली परतों पर दबाव डालती है। पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो ऊपरी परतें हैं वो निचली परतों पर दबाव डालती हैं, इसलिए प्रेशर जो है, दबाव जो है वो अंदर जाने पर उनके बढ़ता चला जाता है। तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। इसी प्रकार से हमने देखा तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो हमको निश्चित ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद मिलती है। टेम्परेचर से हमको पता चलता है पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर तापमान बढ़ रहा है तो कौन सी अवस्था में कितना तापमान मिल सकता है, कहाँ चट्टानें लिक्विड या द्रव अवस्था में मिलती हैं। दबाव से ही हमको चट्टानों की कठोरता और उनकी डेंसिटी जो घनत्व है उससे पता चलता है। दबाव आदि जो है, दबाव ही है जो कि इसकी घनत्व में भी वृद्धि करता है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है चट्टानें कठोर होती जाती है, उनके कण जो है वो पास पास आते चले जाते हैं, जिससे उसकी डेंसिटी में भी वृद्धि होती है। और यहाँ हमने देखा प्राकृतिक साधनों में कि ज्वालामुखी और उल्कापिंड, भूकंप, ये ऐसे प्राकृतिक साधन है जिनके द्वारा भी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद मिलती है। ये बात यहाँ तक थी। अब इन साधनों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक को छोड़ करके हम चाहें तो इन्हें हम दो भागों में इस तरीके से भी बांट सकते हैं कि प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधनों के अंदर हम देखते हैं, प्रत्यक्ष साधन वो है जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में हमको मदद मिलेगी। तो प्रत्यक्ष साधनों में हम ज्वालामुखी की बात करते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा होता है वो धरातल पर आता है और वो अंदर से निकल करके आता है, द्रवलता मंडल से निकल करके आता है, धरातल पर आकर जमता है, जिससे हमको पता चलता है कि पृथ्वी का अंदर का भाग किस तरीके से निर्मित है। खनन कार्य, जो खनन है, खाने हैं, उनको खानों को निरंतर खोदा जा रहा है। जैसे कि आर्कटिक महासागर का जो कोला क्षेत्र है, उस कोला क्षेत्र के अंदर माना जाता है कि 12 किलोमीटर तक गहराई में खान खोदी गई है। जो आर्कटिक महासागर का जो कोला प्रायद्वीप है उसमें 12 किलोमीटर तक की खानें खोदी गई हैं। 12 किलोमीटर तक कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की खानें खोदी गई हैं और इससे हमें जानकारी मिलती है कोला क्षेत्र से कि अंदर जैसे जैसे हम गहराई में खाने की खुदाई हो रही है तो उसमें दबाव का
टेम्परेचर का, घनत्व का, या अंदर जो चट्टान है वो किस रूप में पाई जाती है, इससे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम उल्का पिंड को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि अगर उल्का पिंड हमारे धरातल पर आता है, अगर पृथ्वी पर आकर के गिरता है, तो उसकी संरचना से भी हम पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से निर्मित है। जबकि यहाँ हम वही तापमान को लेकर के बात करते हैं, हम घनत्व को लेकर के बात करते हैं, हम दबाव को लेकर के बात करते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण को लेकर के बात करते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं अप्रत्यक्ष साधनों के अंतर्गत कि तापमान, घनत्व, दबाव और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों तत्व जो है इनको हम शामिल कर सकते हैं अप्रत्यक्ष साधनों के अंदर। और अप्रत्यक्ष साधनों में हम देखते हैं कि जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमको पता है कि ये क्रियाएं जो है पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में है। जैसे गहराई में जाने पर तापमान का बढ़ना, घनत्व का बढ़ना, दबाव का बढ़ना, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसका भी हमको पता चलता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक मिलती है, या सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी के साधनों को आप दो भागों में, या तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक से भी समझ सकते हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधनों से भी इसे हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भूगोल के अंदर अनेक भूगोलवेत्ता और विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस रूप में है, या कौन कौन सी परतों के रूप में है, कौन कौन से उसमें तत्व पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है उन्होंने जानकारी दी है। तो एक बार हम सबसे महत्वपूर्ण एक वर्गीकरण है जो आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्वेस का वर्गीकरण, या स्वेस के अनुसार, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अब हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे हैं वो स्वेस के अनुसार देख रहे हैं, और स्वेस ने जो अपना वर्गीकरण दिया है वो रासायनिक वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण से तात्पर्य है कि इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हुए हम उसके ठोस, तरल, द्रव, गैस, जिस भी फॉर्म में पृथ्वी का आंतरिक भाग है उन सब का अध्ययन हम उसके पूर्ण केंद्र तक, कोर तक हम उसका अध्ययन करते हैं। ऐसा जो वर्गीकरण है जिसमें सभी तत्वों को उन्होंने शामिल किया है, सभी तत्वों को समाये, कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ कैसे पाए जाते हैं, कौन से तत्व जो है वो लिक्विड अवस्था में, कौन से ठोस अवस्था में, इन सब के बारे में स्वेस जो बताते हैं, तो इनका एक रासायनिक वर्गीकरण आता है। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटते हुए इसको 3 भागों में बांटा है। पहली जो संरचना है उसको उन्होंने शियाल, या फिर इसको हम सियाल भी कह सकते हैं। दूसरी जो संरचना है उसको उन्होंने सीमा नाम दिया है, जिसको हम सीमा बोल सकते हैं। तीसरी जो संरचना है उसको ये निफी कहते हैं, और इसे हम निफी कहते हैं। ये 3 भागों में स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। और अगर हम इन तीनों भागों की बात करें या इन तीनों भागों को समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं यहाँ, अगर हम देखें इसे पृथ्वी के आंतरिक पार्ट को समझें, तीनों संरचनाओं को अगर हम देखें इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो स्पेस बताते हैं, वो इस तरीके से देखिए। सबसे पहली जो परत है, ये वाली जो परत है, इसे ऊपरी परत को नाम देते हैं, जो 50 किलोमीटर तक इन्होंने मानी थी। सबसे बाहरी परत इन्होंने इसको नाम दिया, या इसको
भूपर्परेट या बाहरी परत के रूप में इन्होंने कहा, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसको इन्होंने सियाल परत कहा। यहाँ ये जो वाली जो परत है इसको इन्होंने सीमा नाम दिया, और ये वाली जो उनकी परत थी इसको इन्होंने निफी नाम दिया। ये तीन इन्होंने परतें बताई थी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए तीन परतों को उन्होंने बताया। अब इन तीनों परतों की इन्होंने गहराई भी देखी। सियाल जो है, इस सियाल को इन्होंने 50 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की जो परत है उसको सियाल माना है। ये बाहरी जो परत है इसको, जिसको हम हमारी धरातल कह सकते हैं, या इसको हम हमारा वायुमंडल कह सकते हैं, वो जो परत है वो इन्होंने ऊपरी 50 किलोमीटर तक मानी। उसके बाद सियाल को 50 से 300 किलोमीटर तक माना। सीमा जो परत थी इसको उन्होंने 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक गहराई दी। ये हम गहराई की बात कर रहे हैं। और निफी जो परत थी इसको ये 2000 से लेकर के 6880 किलोमीटर तक इस परत को ये माना। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो सियाल परत है, इस सियाल परत को 50 किलोमीटर से, अगर हम गहराई की बात करें तो 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर ये इसको गहराई में माना गया। अगर हम यहाँ घनत्व की बात करें तो घनत्व इसका इन्होंने 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इन्होंने इसका जो है घनत्व। अब यहाँ हम तत्व की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई जो सियाल है, इस सियाल के अंदर दो शब्द हैं, एक है Si प्लस Al। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सियाल है, ये सियाल दो से मिलकर बना है, Si प्लस Al। तो सियाल में इन्होंने दो तत्व प्रमुखता से माने। इसका जो मतलब था वो इन्होंने माना सिलिका, और इसका इन्होंने माना एल्यूमिनियम। तो इन्होंने कहा कि ये जो परत है, यानी जो सियाल परत है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों से निर्मित है। इस परत के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। और ये सबसे कौन सी परत है, बाहरी परत है। इसके बाद इन्होंने सीमा की बात की। तो सीमा की, अब हम इसका जो डायग्राम है एक बार बाद में देखेंगे, पहले इसका एक बार चार्ट तैयार कर लेते हैं। अगर हम सीमा की बात करते हैं तो सीमा जो परत है इसकी इन्होंने जो गहराई मानी है वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी है। अगर इससे हम घनत्व की बात करें तो इसका 4.7 से लेकर के 5 ग्राम या 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसकी घनत्व की बात उन्होंने की है। तो ये इन्होंने इसका क्या माना है, घनत्व माना है। तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें भी Si प्लस Na, ये दो तत्वों से मिलकर के बनी है, तो इसलिए इसको इन्होंने सिलिका और इसको इन्होंने मैग्नीशियम का नाम दिया। तो इन्होंने कहा कि इस परत के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनमें एक सिलिका है और एक कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम जो तत्व है इसकी प्रधानता इन परतों में देखी जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सियाल और सीमा, इन परतों की इन्होंने बातें बताई। अब क्योंकि हमने ये बात पहले पढ़ ली थी कि गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, तो जो सीमा परत है ये 1000 से 2000 किलोमीटर गहराई में है। और यहाँ पर जाने पर जो टेम्परेचर है वो निश्चित ही बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में चट्टान जो होती है वो तरल अवस्था में मिल सकती है, या कौन सी अवस्था में मिल सकती है, अर्ध तरल अवस्था में मिल सकती है। जब अर्ध तरल अवस्था में मिलेगी तो इनका यानी कि स्वेस का स्वेस में एक महत्वपूर्ण कथन हम पढ़ सकते हैं। स्वेस ने कहा था कि सियाल, स्वेस का एक कथन हम पढ़ सकते हैं, एक कथन है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो उन्होंने कहा था कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो ये जो कथन है, ये जो इनका कथन है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन हम देख सकते हैं स्पेस का, कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। अब क्यों तैर रहा है? क्योंकि सियाल ऊपरी परत है, बाहरी परत है, ठोस से निर्मित है, टेम्परेचर इतना इसमें नहीं बढ़ता है, दबाव इसमें इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं टेम्परेचर, दबाव, घनत्व सब बढ़ते हैं, और चट्टानें जो होती हैं वो अर्ध तरल अवस्था में आ जाती हैं, लिक्विड फॉर्म आ जाती हैं, जिसके कारण सियाल की जो परत है वो सीमा के ऊपर तैर रही है, ऐसा स्पेस का कथन था। इसके बाद हम निधे में अगर हम देखें तो निधे पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वहां तक इन्होंने माना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2000 से केंद्र तक इसका गहराई मानी है, केंद्र तक, या फिर इसको हम कह सकते हैं 6880 किलोमीटर तक इन्होंने इसका जो है केंद्र माना है। तो ये निधे जो परत है ये सबसे अंतरतम परत है, सबसे लास्ट परत है, जिसको उन्होंने केंद्र तक माना है। घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व यहाँ पर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इनका जो है घनत्व है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इनका घनत्व इन्होंने माना है। और अगर हम तत्व की बात करें तो वही हम देखें तो Ni, और हम देखते हैं आप इससे मिलकर बना है, जिसमें निकिल और फेरियम तत्व देखे जाते हैं, निकिल और फेरियम तत्व देखे जाते हैं। तो इससे एक जानकारी हमको ये मिलती है, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वो हल्के तत्वों से मिलकर बना है, हल्के तत्व हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई एक तरल पदार्थ के रूप में, क्योंकि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी, गर्म थी बहुत ज़्यादा और चक्कर लगा रही थी, तो पृथ्वी अगर हमारे पास भी अगर कोई इस तरह का गर्म पदार्थ है और या फिर कोई तरल पदार्थ है, उसमें अगर हम कोई भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ घेरते हैं तो हम पाते हैं कि हल्के जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे तैर करके, और भारी पदार्थ नीचे तल में जम जाते हैं। पृथ्वी में भी यही स्थिति बनी। एल्यूमिनियम जैसे हल्के जो पदार्थ थे, सिलिका जैसे जो हल्के पदार्थ थे, ये तो पृथ्वी में ऊपर आ गए थे, जबकि लोहा जैसे जो पदार्थ थे, जो लोहा जैसे जो कठोर जो धातुएं थी, ये धातुएं पृथ्वी के अंदर नीचे जम गई थी या नीचे केंद्र की तरफ आ गई थी। तो पृथ्वी में हमने देखा कि यहाँ पर सियाल, सीमा, निधे, ये जो तीन परतें हैं, इन तीन परतों की गहराई को लेकर, घनत्व को लेकर, तत्व को लेकर के हमने बातें की। ऐसी सीमा को भी हमने और निधे को लेकर। अब कथन में हमने देखा कि सियाल सीमा के ऊपर रहता है, तो ये सारी जो बातें हैं ये बताते हैं गहराई में जाने पर उनके अर्ध तरल अवस्था में आने के कारण ये कथन का सियाल सीमा के ऊपर रहता है। यहाँ पर हमने देखा केंद्र की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे कठोर पदार्थ मिलते जाएंगे, यानी कि लोहा जैसे जो कठोर धातुएं हैं वो इसकी केंद्र की तरफ पाई जाती हैं, या केंद्र में लोहे जैसे कठोर धातुएं या अन्य कोई भी जो कठोर धातु उनसे मिलकर के बनते हैं। यहाँ हम चट्टानों में ये भी देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कौन से भाग कौन सी प्रकार की, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, कौन से भाग में कौन सी चट्टानें, जैसे कहीं ग्रेनाइट है या बेसाल्ट है, उस तत्वों की प्रधानता की भी हम बात करेंगे। पहले एक बार इसको हम एक बार डायग्राम से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम वर्गीकरण में आगे भी देखेंगे। देखिए, हम पृथ्वी की इस तरीके से आंतरिक संरचना को एक बार बनाते हैं और इसे हम बांटते हैं इस तरीके से तीन भागों में बांटकर हम इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले है
सियाल, इसके बाद में है सीमा और इसके बाद में है निधि। सियाल, सीमा, निधि। और ये जो ऊपर हमको जो परत दिखाई दे रही है ये हमारी पृथ्वी है, धरातल है जिस पर हम देखते हैं। अगर हम यहाँ इसकी गहराई को लेकर के तो हम गहराई में देखते हैं कि 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक की गहराई में परत मिलती है। अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो हम देखते हैं कि 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की गहराई तक की परत है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ ये 2000 से लेकर पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, त्रिज्या जो है वो स्वेस के अनुसार 6880 किलोमीटर। अच्छा, इस स्वेस के अनुसार ही 6880 किलोमीटर मान ली है, जबकि हम आधुनिक जो वैज्ञानिक वर्गीकरण देखते हैं भूकंप के तरंगों के अनुसार वहाँ कहीं 6378 या 6378 किलोमीटर जो है इसका आंकड़ा मिलता है, लेकिन ये 6880 किलोमीटर माना जाता है। अगर हम यहाँ घनत्व की बात करें तो घनत्व में हम देखते हैं कि ये जो परत है इसका घनत्व 2.9, इसका 4.7 और इसका जो घनत्व की बात करें तो 11। ये हम देखते हैं 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसके घनत्व की बात करते हैं। ऊपरी जो परत है जिस पर हम महाद्वीप महासागर हमारे विद्यमान है वो सियाल पर है। महाद्वीप और महासागर जो हमारे विद्यमान है वो किस पर है? सियाल पर है। और यहाँ हम देखते हैं कि ऊपरी जो परत है वो ग्रेनाइट और जबकि नीचे की परत बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर हम ग्रेनाइट और निचली परत जो है वो हम देखते हैं कि वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये ऊपरी परत है जबकि ये निचली परत है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यानी कि कुछ एक पार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक लिक्विड अवस्था भी मिलती है। यहाँ पर कैसी है? अर्धतरल अवस्था भी है जिसमें सियाल जो है वो तैर रहा है। हमने प्लेट बदलने की सिद्धांत के अंदर भी देखा था कि सियाल का जो भाग है वो किससे है? वही प्लेट है। सियाल का भाग ही क्या है? प्लेट है। और इसके नीचे अगर हम देखें तो अर्धतरल जो अवस्था पाई जाती है उस पर ये सियाल तैर रहा है। और हमने यहाँ पर अगर हम इसमें हम तापमान की स्थिति को या हम घनत्व की स्थिति को या हम दबाव की स्थिति को, अगर हम तीनों ही स्थिति को देखें तो तीनों ही स्थितियों में हम पाते हैं कि हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, गहराई में जाने पर तीनों ही निरंतर बढ़ते जाते हैं। तीनों ही क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ हम गहराई में तापमान, घनत्व और दबाव ये तीनों ही बढ़ते चले जाते हैं। तो स्पेस में अपनी वर्गीकरण में इस साधारण एक बहुत ही सामान्य और अच्छे से वर्गीकरण से बताया और समझाया कि सियाल, सीमा, निधि जो है वो किस तरीके से तीन परतें हैं, कौन कौन से तत्व हैं, किन किन की प्रधानता है, कितनी गहराई पर है, कितना उनका घनत्व है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। जबकि यह जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के बाद भी कई वर्गीकरण अन्य आए जिसमें भूकंप की तरंगों के आधार पर भी वर्गीकरण हम देखते हैं, जिसमें हम अन्य भी इस प्रकार के वाइंडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण भी देखते हैं जिन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया है। लेकिन ये पहला वर्गीकरण बहुत अच्छा वर्गीकरण था जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में मदद की। और आगे वाले जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उनके लिए ये वर्गीकरण सामान्य होता चला गया और बाद में नई खोजों के साथ साथ नए तत्वों की जानकारी भी हमको मिलती गई। तो इस प्रकार आज हमने एक टॉपिक पढ़ा था। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।